नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय मानसून से संबंधित या भारत की जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि लू और काल वैसाखी और उसके स्थानीय नाम जैसे कि चाय वृष्टि। इसके संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि आपके जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें 3 प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। 3 अलग अलग तरीके हैं उसके प्रश्न आने के। भाग ए, भाग स और ए ब स 3 भाग आते हैं आपके। तो जो पार्ट फर्स्ट आता है जिसको हम पार्ट ए कह रहे हैं या पार्ट ए के नाम से जानते हैं, उसमें 10 प्रश्न आते हैं और 10 प्रश्न करने आपको अनिवार्य होते हैं। उसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है। 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न इसमें से 1.5 अंक का होता है। 20 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होता है। दूसरे जो आपकी यूनिट सेकंड जो आती है उसमें जो भाग ब आता है इसका, उसमें कुल 5 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। यानी भूगोल विषय में जो 75 नंबर का आपका पेपर होता है उसमें 30 नंबर तो यहीं हो गए। भाग ए और भाग ब दोनों 15-15 नंबर के होंगे और इनको करना अनिवार्य है। भाग ब के जो उत्तर हैं वो आपको 50 शब्दों तक, और ए वाले जो प्रश्न है जो 1.5 नंबर का प्रश्न है उसका जवाब आपको 20 शब्दों में देना है। भाग ब के जो प्रश्न है उसके जवाब आपको 50 शब्दों तक देने हैं। ये 30 नंबर वो हैं जिनमें आप अधिकतम अंक हासिल कर सकते हो। उसके बाद पार्ट सी बचता है जिसमें प्रश्नों की संख्या 6 होती है। 6 में से कोई भी 3 प्रश्न प्रत्येक एक इकाई को ध्यान में रखते हुए आपको प्रत्येक इकाई से एक का चयन करते हुए प्रत्येक प्रश्न आपको वहाँ करने होते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि छोटे वाले जो प्रश्न हैं जो 30 नंबर के, उनमें आप अधिक से अधिक मार्किंग 25 से 30 अंक यहाँ ला सकते हैं। और इन छोटे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपका जो आज का वीडियो है आज मैं ये तैयार कर रहा हूँ। जैसे कि सामान्यतः परीक्षा दृष्टि से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लू लू क्या है। अब आप सब लोगों ने लू को सुन रखा है, समझ रखा है, क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं। तो राजस्थान में ग्रीष्म काल में जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं उनको लू कहते हैं, इसलिए आप लू को जानते हो। अब आप परीक्षा दृष्टि से मैं थोड़ा सा आपको और इसको विस्तृत करके बताता हूँ कि लू क्या है। उत्तरी भारतीय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में मानसून से पूर्व जब तापमान बहुत अधिक होता है, निम्न दाब की दशाएं होती हैं, ITC-Z की स्थिति जो है ये गंगा के मैदान पे जब स्थित हो जाती है, यानी कि वही कहेंगे कि ग्रीष्म काल। और ग्रीष्म काल में ये सब दशाएं गंगा के मैदान पे एक लंबी पट्टी में राजस्थान से लेकर के गंगा के मैदान का बंगाल तक स्पष्ट रूप से बनती है। ITC-Z वाली, उसमें तापमान यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, वायुदाब कम हो जाता है। तो उस समय स्थानीय हवाएं चलने लगती हैं और विशेष रूप से भारत के उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग शामिल है, इस एक विस्तृत प्रदेश में ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। यह स्थानीय स्तर पर ही उत्पन्न होती है। ये बड़ी कष्टदायी होती हैं क्योंकि इनमें दृश्यता अपनी भंग हो जाती है। आँखों को अपन जब खोलते हैं तो आँखों में धूल हमारे गिरती हैं और प्रचंडता से ये कई बार चलती है। इसको स्थानीय भाषा में हम लू के नाम से जानते हैं। ये जो इस प्रकार के स्ट्रॉम आते हैं, और इसका जीता जागता जो उदाहरण है वह
विशिष्ट रूप से आप पश्चिमी डेजर्ट में इसको बहुत अच्छे से हम इसको फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस लू के द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में धूल भरी जो आंधियाँ जो चलती रहती है ग्रीष्म काल में, बालू की जो टीले होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी लगातार हवाओं के चलने से मिट्टी एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर निक्षेपित हो जाती है, और जब हम दूसरे दिन उसको देखते हैं तो स्थितियाँ ही बदल जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करती है। पंजाब हरियाणा के दक्षिणी भाग और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग भी इससे प्रभावित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित भाग है वह राजस्थान का डेजर्ट एरिया इस लू से प्रभावित है। कई बार जो अपने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ट्रेन के ट्रैक हैं, उन पे भी काफ़ी अधिक धूल इस कारण से जमा हो जाती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब आपको लू समझ में आ गई होगी। लू के बारे में मैंने आपको, लू एक स्थानीय नाम है, राजस्थान में इसको लू के नाम से ही जानते हैं। तो अब आप परीक्षा दृष्टि से इसको बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो कि लू क्या है। मानसून पूर्व अर्थात ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में, विशेषकर से उत्तर पश्चिम भारत में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो भाग है उसमें धूल भरी जो आंधियाँ चलती हैं, हवाएं जो चलती हैं, बड़ी कष्टकारी होती हैं। ये जो हवा है इनको राजस्थान में लू के नाम से, या उत्तरी भारत में इसको उत्तरी पश्चिमी भारत में लू के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप लू का बिल्कुल अच्छे से जवाब दे सकते हो, मैं जहाँ तक समझता हूँ। दूसरे नंबर पे हम अब जिक्र करेंगे काल वैसाखी का। जो मैंने आपको लू बताई है उसके संदर्भ में आपको मैंने ये पिक्चर भी एक भेजी है। इस पिक्चर में आप इसको देख सकते हो। ये वाला जो पार्ट है उसमें आपको ये लू वगैरह के बारे में, चाय वृष्टि, चेरी ब्लेसिंग, इसके और चर्चा भी हम करेंगे। और ये चित्र मैंने आपको बताया कि ये देखो लू जो है ये इस एरिया में ये लू, और ये अब दूसरे नंबर पे हम इस काल वैसाखी का जिक्र करेंगे। काल वैसाखी भी ग्रीष्म काल में अर्थात मानसून आने से पहले भारत उत्तरी भारत में और विशेषकर से उत्तरी पूर्वी भारत में चलने वाली उष्ण हवाएं हैं जो वृष्टि भी करती हैं। काल वैसाखी जो है ये बड़ी कष्टदायी होती हैं और कई बार इनसे वृष्टि भी होती है। तो अब दो चीज़ों को इस प्रकार से समझना है कि गर्मियों के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधियां जो चलती हैं, उनको तो लू कहते हैं। और उसी समय लगभग जो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जो हवाएं चलती हैं उनको काल वैसाखी कहते हैं। ये वैसाख के इस महीने में चलती है, इसलिए इनको पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से ये वहाँ काफ़ी अधिक झंझा के रूप में चलती है, काफ़ी अधिक नुकसान करती है, प्रचंड तूफान का रूप ये वहाँ लेती है पश्चिम बंगाल में। और इनकी जो उत्पत्ति है, इन जो नॉर्वेस्टर भी कहते हैं इनको, इंग्लिश में नॉर्वेस्टर शब्द और हिंदी में इनके लिए काल वैसाखी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये काल बन के आती हैं वेस्ट बंगाल में और वैसाख के महीने में आती हैं, प्रचंड झंझावत के रूप में आती हैं और काफ़ी अधिक नुकसान जो ये कई बार कर देती हैं। तो पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र है उसमें इसको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये जो पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूर्व चलने वाली जो हवाएं हैं, जिनको एक सामूहिक नाम से हम नॉर्वेस्टर कहते हैं, और काल वैसाखी शब्द विशेष पश्चिमी बंगाल में इनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः यहाँ यह नुकसान ही पहुँचाती है, वृष्टि के द्वारा कई बार इनसे लाभ भी होता है। यही हवाएं जो
छोटा नागपुर पठार वगैरह जो है वहाँ से उत्पन्न होती हैं। ये स्थानीय हवाएं हैं, उत्पत्ति स्थल वही इनका माना जाता है। लेकिन सागर तटीय भाग जो इसके पूर्व में होने के कारण से इसमें नमी होती है, ये नमी को ग्रहण करती हैं और फिर ये चक्रवाती रूप में चल करके वर्षा भी करती है। लेकिन ऐसी स्थिति लू के साथ नहीं है। लू जब चलती है तो उसमें बरसात नहीं होती, क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में इस प्रकार से कोई जलीय स्रोत, महासागर इत्यादि नहीं होने के कारण से उनमें आर्द्रता नहीं होती है। और ये पूर्वी भाग में है और समीप में ही बंगाल की खाड़ी से ये आर्द्रता लेके बरसात करती है। यही जो हवाएं हैं ये पश्चिम बंगाल को पार करते हुए जब असम तक पहुंच जाती हैं तो वहाँ ये वर्षा करती हैं। उस समय वहाँ चाय की जो फसल होती है उसके लिए ये वर्षा बड़ी उपयोगी होती है, लाभकारी होती है। और इस लाभ के कारण से असम के जो कृषक हैं वो उसको चाय वृष्टि के नाम से जानते हैं। यानी ग्रीष्म काल में अर्थात मानसून पूर्व के काल में असम में होने वाली जो वृष्टि है उसको टी शावर या चाय वृष्टि के नाम से जानते हैं, क्योंकि चाय की फसल के लिए वह बड़ी ही उपयोगी है। तो अब मेरे ख्याल से आपको लू क्या है और काल वैसाखी, और काल वैसाखी का ही एक उपभाग जो मैंने आपको बताया जिसको टी शावर या चाय वृष्टि के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो हमने जिक्र किया है ये परीक्षा दृष्टि से छोटे प्रश्नों में अगर लू पूछ लिया जाए या काल वैसाखी क्या होती है या चाय वृष्टि क्या होती है तो इसको आप बता सकते हो। अब अगले वाले YouTube में एक वीडियो अभी हम और बनाएंगे, उसमें छोटे छोटे इस प्रकार के प्रश्नों को लेंगे। इसी प्रकार से कुछ और जो तथ्य बचे हुए हैं उनको अगले YouTube वीडियो जो मैं आपको भेजूंगा उसमें आप उसको देखें। और आपके जो छोटे प्रश्न आ रहे हैं जो 1.5 अंक के और 3 अंक के जो प्रश्न हैं उसमें ऐसा प्रयास करें कि आपके कोई गलत नहीं हो। तो महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे उनके विषय में ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे लू आ गया, अब ये लू अगर आपको 50 शब्दों में आ जाता है या काल वैसाखी 50 शब्दों में आता है तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। और अगर ये प्रश्न 1.5 अंक का आता है यानी कि 1.5 अंक का ही आता है तो आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है और उसको 20 शब्दों में ही करना है। अगर आप 20 शब्दों का कोई प्रश्न आता है, 20 शब्द में लिखना होता है, 1.5 अंक का ही कोई प्रश्न आता है और उसको आप आधे पेज में लिख देते हो, 1 पेज में लिख देते हो, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ उसका कोई औचित्य नहीं है और नहीं लिखना चाहिए। जब शब्द सीमा में दे रखी है तो शब्द सीमा से ज़्यादा मूल बात लिखो। काल वैसाखी के बारे में अगर आपको सिर्फ 20 शब्द ही लिखने हैं तो बिल्कुल मानसून पूर्व का काल या आप एक ही शब्द का मिलो वहाँ ग्रीष्म काल में चलने वाले उत्तरी पश्चिमी भारत में विशेष रूप से यह अपना जो है राजस्थान है और दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलने वाली धूल भरी आंधियाँ जो बड़ी कष्टकारी होती है, स्थानीय रूप से उनको लू के नाम से जाना जाता है। ये 20 शब्द हो गए, इतना लिखना। फिर अगर अपने को 50 शब्दों में यही स्थिति आ जाती है तो आप इसमें एडिशनल जो और चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप जोड़ सकते हो इसमें। इस प्रकार से आप उत्तर देने का प्रयास करें। और वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। एक चित्र मैंने बताया है, ये आपको डायग्राम मैंने कुछ इसमें से दिया है कि आप इसको पढ़ भी सको, इसमें इनके बारे में कुछ और डिटेल भी दे रखी है। वैसे मैंने आपको सरल तब शब्दों में समझाने का जो प्रयास किया है और ये मैंने एक डायग्राम बना के उसमें लू और काल वैसाखी दोनों को ही लिया मैंने। अब मैंने दक्षिण भारत के भी कुछ जो इस समय की प्रचलित नामावली है उसके संदर्भ में कुछ है या तो उसका नहीं लिया, क्योंकि एक आप उत्तर भारत को समझो। एक ही समय में मतलब जिस भीषण ग्रीष्म जब काल होता है मानसून पूर्व का तो उस समय यहाँ पश्चिमी है प्रदेश है अपना भारत का, उसमें उत्तरी जो पश्चिमी है उसमें लू चलती है, उधर से काल वैसाखी चलती हैं। ये आपको एक साथ समझाने का प्रयास किया है कि आप स्थायी रूप से इनको समझ सको। ये मेरा मेन जो है उद्देश्य समझाने का रहा है। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।